गुरुवार की कारोबारी सत्र में शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 135 अंक टूटकर 7,581 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 लगभग सपाट रहकर 23,654 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन निवेशकों ने कई शेयरों में मुनाफा वसूली की। बैंकिंग निफ्टी ने दिन भर निवेशकों को सबसे ज्यादा निराश किया। शुरुआती तेजी के बाद बैंकिंग शेयरों में तेज बिखाली आई और इंडेक्स ऊपरी स्तरों से 1% तक ज्यादा टूट गया। ब्याज दरों और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता बैंकिंग सेक्टर पर भारी पड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इन्फोसिस जैसे बड़े दिग्गज शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बना रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो, बीईएल और ट्रेंट जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी और ये बाजार के टॉप गेनर्स रहे। बड़ी कंपनियों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा मजबूती दिखाई दी। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक अभी चुनिंदा सेक्टरों और छोटे शेयरों में मौके तलाश रहे हैं। बाजार में फिलहाल सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड फिर से $160 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने हाई ग्रेड यूरेनियम को विदेश भेजने से मना कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। रुपए में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि गुरुवार को रुपया 49 पैसे मजबूत होकर 96.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, लेकिन इससे पहले ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों की चिंता बढ़ाता है। बाजार को अब आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति का इंतजार है। निवेशकों को डर है कि अगर महंगाई बढ़ती रही तो आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। कमजोर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है। पीएमआई एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां मजबूत हो रही हैं या कमजोर। कमजोर आंकड़े अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने का संकेत देते हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर के मुताबिक बाजार फिलहाल कई बड़े फैक्टर्स के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ तेल की कीमतें और ब्याज दरों की चिंता है, जबकि दूसरी तरफ निवेशक चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी भी कर रहे हैं। रियल्टी और हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि निवेशक अभी डिफेंसिव और घरेलू ग्रोथ वाले सेक्टरों पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 23,500 से 23,400 का स्तर काफी अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर बाजार इसके नीचे फिसलता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ 23,800 से 23,850 का स्तर बाजार के लिए बड़ी रुकावट माना जा रहा है। अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से निकलता है तो फिर 24,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल बाजार पूरी तरह खबरों और ग्लोबल संकेतों पर चल रहा है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रह सकता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज तिमाही नतीजों के बाद बाजार का स्टार शेयर बनकर उभरा। मजबूत चौथी तिमाही नतीजों की वजह से शेयर में लगातार खरीदारी रही और ये निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर करीब 3% चढ़ गए, क्योंकि कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। इबिटा में 31% से ज्यादा की बढ़त ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया ने सबसे ज्यादा चौंकाया और मजबूत नतीजों के बाद शेयर करीब 17% उछल गया। कंपनी का मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट बढ़ने से बाजार में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। आईटी सेक्टर लगातार दूसरे दिन दबाव में रहा और निफ्टी आईटी कमजोरी के साथ बंद हुआ। खासतौर पर कोफोर्ज के शेयर ऊपरी स्तरों से करीब 4% टूट गए, क्योंकि ग्लोबल टेक सेक्टर को लेकर निवेशक सतर्क बने हुए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के तिमाही नतीजों ने निवेशकों को निराश किया। शेयर करीब 8% टूट गया और जेफरीज ने भी इसका टारगेट प्राइस 850 रुपए से घटाकर 600 रुपए कर दिया, जिससे बिकवाली और तेज हो गई। समान कैपिटल के शेयर करीब 9% चढ़ गए। कंपनी ने बैलेंस शीट क्लीनअप के बाद अपने एनपीए को लगभग 0 करने की जानकारी दी, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। जेएसडब्ल्यू सीमेंट और वीवर्क इंडिया दोनों ने मजबूत नतीजों के दम पर बाजार में तेजी दिखाई। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का शेयर 5% चढ़ा, जबकि वीवर्क इंडिया का मुनाफा 78% बढ़ने के बाद शेयर करीब 19% उछल गया। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मार्च तिमाही नतीजों के बाद शेयर में करीब 9% की तेजी देखने को मिली। कंपनी को मजबूत ऑपरेटिंग प्रदर्शन और राजस्थान के नागौर प्लांट में 2.5 MTA क्षमता बढ़ाने के ऐलान का फायदा मिला, जिससे भविष्य की ग्रोथ को लेकर बाजार का भरोसा मजबूत हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका की ट्रेड टीम अगले महीने भारत आ सकती है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड, टैरिफ और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि सरकार रुपए की कमजोरी पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति संभालने के लिए कई कदमों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल गैर जरूरी आयात में कटौती जैसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है।
आईटीसी के मार्च तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 5,113 करोड़ रुपए पहुंच गया और ईबिटडा भी बढ़कर 6,426 करोड़ रुपए रहा, जबकि ईबिटडा मार्जिन 34.8% से उछलकर 40% पर पहुंच गया, जिससे ऑपरेटिंग प्रदर्शन काफी मजबूत दिखा। हालांकि कंपनी की आय में कमजोरी देखने को मिली। रेवेन्यू 7% घटकर 16,050 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मजबूत मार्जिन और बेहतर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से कंपनी मुनाफा बढ़ाने में सफल रही। आईटीसी ने निवेशकों के लिए 8 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पहले 6.50 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका है, यानी पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल डिविडेंड 14.50 रुपए प्रति शेयर हो जाएगा। वहीं शेयर गुरुवार को हल्की बढ़त के साथ करीब 308 रुपए पर बंद हुआ। इमामी लिमिटेड के मार्च तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 162 करोड़ रुपए से घटकर 143 करोड़ रुपए रह गया, जबकि आय भी 963 करोड़ रुपए से घटकर 925 करोड़ रुपए रही, जिससे मांग में कमजोरी और बढ़ते खर्च का असर साफ दिखा। कंपनी का ईबिटडा 219.4 करोड़ रुपए से घटकर 186.6 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 23% से फिसलकर 20.2% पर पहुंच गया। इससे संकेत मिलता है कि कच्चे माल की महंगाई और ग्रामीण मांग की कमजोरी एफएमसीजी सेक्टर पर दबाव बना रही है। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ने मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर 70 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 260.5 करोड़ रुपए से उछलकर 715.5 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का ईबिटडा भी 14.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिससे ऑपरेशनल मजबूती दिखी। हालांकि मार्जिन हल्का घटकर 20.5% रहा, लेकिन ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बढ़ती डिमांड कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत मानी जा रही है। पेज इंडस्ट्रीज का मुनाफा 164 करोड़ रुपए से बढ़कर 179 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कंपनी की आय 1,252.6 करोड़ रुपए पहुंच गई। इससे साफ है कि कंपनी के ब्रांड और प्रोडक्ट्स की डिमांड बाजार में मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 550 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। लगातार डिविडेंड देने से संकेत मिलता है कि कंपनी का कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल काफी मजबूत बना हुआ है। प्रोवेंटिस एग्रोकॉम ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी का रेवेन्यू 58% बढ़कर 659 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 93% उछलकर 14.26 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी अब मखाना, सीड मिक्स और हेल्दी स्नैकिंग प्रोडक्ट्स पर तेजी से फोकस कर रही है। बिहार में नई यूनिट शुरू हो चुकी है और सूरत में बड़ा प्लांट तैयार हो रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ग्रोथ और तेज हो सकती है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के शेयर में 21 मई को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर करीब 12% उछल गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि कुछ घंटों में ही करीब 21 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई। आईआरबी ने मार्च 2026 में 1:1 बोनस शेयर दिया था, जिसके बाद शेयर निवेशकों की नजर में बना हुआ है। वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़कर 43.85% पहुंचना भी बाजार में मजबूत भरोसे का संकेत माना जा रहा है। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स के शेयर में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर 116.35 रुपए पर खुलने के बाद तेजी से चढ़ा और 137 रुपए के अपर सर्किट पर लॉक हो गया, जिससे बाजार में इसकी काफी चर्चा रही। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स के शेयर में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अचानक बढ़ी खरीदारी और भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम माना जा रहा है। इसके अलावा कंपनी में प्रमोटर्स की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी और ईवी चार्जिंग और पावर मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़ा बिजनेस भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स के मुताबिक मार्च तिमाही में कंपनी की आमदनी 26.3% बढ़कर 362 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिससे बिजनेस ग्रोथ मजबूत दिखी। हालांकि बढ़ते खर्च की वजह से नेट प्रॉफिट 11% घटकर 28 करोड़ रुपए रह गया और ईबिटडा मार्जिन भी 22.2% से गिरा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव साफ नजर आया। ईपैक ड्यूरेबल्स के मुताबिक पिछले 2 महीनों में रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में हालात बेहतर हुए हैं और इन्वेंट्री अब सामान्य स्तर पर पहुंच गई है। कंपनी का मानना है कि पिछले साल जो कमजोरी और डिसरप्शन देखने को मिला था, वो अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। जेके लक्ष्मी सीमेंट का मानना है कि 2027 सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत और कमजोर प्राइसिंग के दबाव के बीच इंडस्ट्री ग्रोथ करीब 6% रह सकती है। हालांकि प्रीमियम सेगमेंट पर बढ़ता फोकस लंबी अवधि में कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ का बड़ा आधार बन सकता है। सैंधार टेक्नोलॉजीज ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 63.8 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 29% उछलकर 1,307 करोड़ रुपए रहा, जिससे ऑटो सेक्टर की मजबूत डिमांड का फायदा साफ दिखाई दिया। सेंचुरी एनका के मार्च तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 39 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ईबिटडा और मार्जिन में भी बड़ी तेजी देखने को मिली, जिससे साफ है कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार आया है।
सेंचुरी एन का टेक्सटाइल और नायलॉन यार्न सेक्टर में काम करती है और टायर कॉर्ड फैब्रिक और नायलॉन आधारित प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छे रिजल्ट की वजह से शेयर आज 20% चढ़ गया और 540 रुपए पर बंद हुआ। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने मार्च तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 21 करोड़ रुपए से बढ़कर 35 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ईबिटडा मार्जिन भी बढ़कर 15.6% हो गया, जिससे साफ है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की बढ़ती डिजिटल डिमांड का फायदा कंपनी को मिल रहा है। आज आईटी सेक्टर पर दबाव का बड़ा कारण ग्लोबल एआई डेवलपमेंट्स रहे। एनवीडिया ने रिकॉर्ड तिमाही नतीजे पेश किए, जहां रेवेन्यू $81.62 बिलियन और डेटा सेंटर रेवेन्यू $75.20 बिलियन पहुंच गया। इससे साफ संकेत मिला कि एआई सेक्टर में डिमांड अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है। एनवीडिया ने अगली तिमाही के लिए $91 बिलियन रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, जो मार्केट एस्टिमेट से करीब 5% ज्यादा है। खास बात यह है कि चाइना में चिप रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने के बावजूद कंपनी इतनी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जता रही है, जिससे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत साफ दिखाई दे रही है। एआई की तेजी इंडियन आईटी सेक्टर के लिए चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि धीरे धीरे एआई वही काम करने लगा है जो अभी बड़ी संख्या में इंडियन आईटी एम्प्लॉयज करते हैं। यही वजह रही कि एनवीडिया के मजबूत नतीजों के बावजूद इंडियन आईटी स्टॉक्स दबाव में दिखाई दिए। सैमसंग की वर्कर स्ट्राइक भी ग्लोबल मार्केट में बड़ी चिंता बनी हुई थी। अगर ये स्ट्राइक लंबी चलती तो ग्लोबल एआई सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता था, लेकिन स्ट्राइक सस्पेंड होने से राहत मिली और साउथ कोरिया के बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, जिससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार मजबूत बना हुआ है। गूगल ने अपने I/O इवेंट में नए एआई मॉडल्स और कोडिंग टूल्स लॉन्च किए हैं। वहीं उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं, जो दिखाता है कि ग्लोबल एआई कंपनियों की ग्रोथ और निवेशकों का कॉन्फिडेंस अभी भी मजबूत बना हुआ है। होनसा कंज्यूमर ने मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 2 गुने से ज्यादा बढ़ा और रेवेन्यू में भी मजबूत तेजी देखने को मिली। साथ ही कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹3 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। नतीजों के बाद शेयर हल्की बढ़त के साथ ₹359 पर बंद हुआ। सीबीआई ने हरियाणा के करीब 1000 करोड़ रुपए के मल्टी बैंक फ्रॉड मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक फर्जी तरीके से लोन लेकर रकम को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया और सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट का मार्च तिमाही नेट प्रॉफिट 7.3% बढ़कर 342.2 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 319 करोड़ रुपए था। हेल्थकेयर सेक्टर में लगातार बढ़ती डिमांड और अस्पताल कारोबार में मजबूती का फायदा कंपनी के नतीजों में साफ दिखाई दिया। टाटा स्टील को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट विवाद में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्त वर्ष 2018 से 19 और वित्त वर्ष 2020 से 21 के बीच 890.52 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे फिलहाल कंपनी पर कानूनी दबाव कम हुआ है। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के मार्च तिमाही नतीजे कमजोर रहे और कंपनी के मुनाफे में तेज गिरावट देखने को मिली। कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ, घटते मार्जिन्स और कुछ वन टाइम खर्चों की वजह से कंपनी का प्रदर्शन दबाव में रहा। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 2 गुने से ज्यादा बढ़ा, जिसे मजबूत बिक्री, बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर में बढ़ती मांग का सहारा मिला। वीएटेक वाबा का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 29% बढ़कर 128.3 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 99.5 करोड़ रुपए था। वाटर ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मजबूत एग्जीक्यूशन की वजह से कंपनी के नतीजों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। चीन ने सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। इंडस्ट्री को डर है कि इससे सप्लाई चेन, निवेश और एक्सपोर्ट ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इन नए नियमों का असर एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनियों और भारत में काम कर रहे उनके सप्लायर्स पर भी पड़ सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर और नई मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी करना भी मुश्किल हो सकता है। चीन ने डिक्री 834 और 835 लागू कर रेगुलेटर्स को ज्यादा ताकत दे दी है। अब अगर कोई ग्लोबल कंपनी अपनी सप्लाई चेन चीन से हटाकर भारत लाने की कोशिश करती है, तो उस पर चीन की तरफ से दबाव या सख्त कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है।
संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में बढ़ते निवेश को चिंता का विषय बताया है। समिति का कहना है कि बड़ी मात्रा में पैसा देश से बाहर जा रहा है, इसलिए इस सेक्टर पर नजर रखना और टैक्स व्यवस्था जारी रखना जरूरी है। फिलहाल भारत में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% TDS लागू है, लेकिन अभी भी इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं बना है। कुछ सांसदों ने सवाल उठाया है कि जब नीति साफ नहीं है तो इतना बड़ा टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, जबकि RBI अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रुख बनाए हुए है। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि RBI इस साल सरकार को 2.9 लाख करोड़ रुपए से 3.2 लाख करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड डिविडेंड दे सकता है। इससे सरकार को राहत मिल सकती है, लेकिन बढ़ती तेल कीमतें, रुपए की कमजोरी और बढ़ते खर्च की वजह से आर्थिक दबाव अभी भी बना रह सकता है। वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट ने मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 78% बढ़कर 65 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 27% बढ़कर 705 करोड़ रुपए और EBITDA 459 करोड़ रुपए रहा। कंपनी अब खुद को सिर्फ को-वर्किंग ऑपरेटर नहीं बल्कि फुल स्टैक एंटरप्राइज वर्कस्पेस प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर रही है, जहां AI और GCC सेक्टर से बढ़ती मांग भविष्य की ग्रोथ का बड़ा आधार मानी जा रही है। RPSG वेंचर्स की मार्च तिमाही नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का घाटा बढ़कर 58 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 13 करोड़ रुपए था। हालांकि रेवेन्यू 15% बढ़कर 2,927 करोड़ रुपए और EBITDA 368 करोड़ रुपए रहा, जिससे बिजनेस ग्रोथ मजबूत दिखी। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक करीब 1.8% टूटकर 933 रुपए 95 पैसे पर कारोबार करता दिखा। हालांकि इस साल अब तक शेयर करीब 25% चढ़ चुका है, लेकिन फिलहाल ASM फ्रेमवर्क के स्टेज 2 में होने की वजह से इस पर अतिरिक्त निगरानी और 100% अपफ्रंट मार्जिन लागू है। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी नाइका की पेरेंट कंपनी ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 286% उछलकर 78 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी 28% बढ़कर 2,648 करोड़ रुपए रहा, जिससे ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ का संकेत मिला। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के शेयर गुरुवार को करीब 2% की तेजी के साथ 590 रुपए पर बंद हुए। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की साइकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज में नया निवेश किया है, जिससे बैटरी और EV मटेरियल बिजनेस में उसकी पकड़ और मजबूत होती दिख रही है। RBI ने 26 मई को $5 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन करने का ऐलान किया है। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम में बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी यानी नकदी लाना और रुपए को डॉलर के मुकाबले स्थिर करने की कोशिश करना है। इसी खबर के बाद रुपए में थोड़ी मजबूती भी देखने को मिली। इस प्रक्रिया में कमर्शियल बैंक अपने डॉलर RBI को देंगे और बदले में RBI उन्हें भारतीय रुपए देगा। फिर 3 साल बाद यही सौदा उल्टा होगा, यानी RBI डॉलर वापस करेगा और बैंक रुपए लौटाएंगे। इससे बैंकों को तुरंत बड़ा फंड मिलेगा, जिसे वे लोन, बॉन्ड या दूसरे बिजनेस में इस्तेमाल कर सकेंगे। RBI के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके पास डॉलर रिजर्व बढ़ जाएगा, जो गिरते रुपए को संभालने में मदद कर सकता है। वहीं बैंकों को सिस्टम में अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और ब्याज दर घटाए बिना भी सिस्टम में कैश पहुंच सकता है। इस पूरे स्वैप डील का सबसे अहम हिस्सा प्रीमियम रहेगा, जो 26 मई को तय होगा। यानी बैंक 3 साल बाद RBI को कितने अतिरिक्त रुपए लौटाएंगे, ये ऑक्शन में डिसाइड होगा। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और मार्केट मूविंग फैक्टर माना जा रहा है।